हर सेकंड लगभग 3000 सिगरेट बट्स फेंके जा रहे हैं इंडिया में। 7000 से ज़्यादा केमिकल्स ट्रैप होते हैं एक फ़िल्टर में, जिसमें से 50 ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉजिंग हैं, जैसे आर्सेनिक, ब्यूटेन, ये सब कैंसर कॉजिंग एफ्लुएंट्स हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से सिगरेट बट्स वॉज नेवर अ वेस्ट इन 2018 जब हमने शुरू करा। तो जब पॉलिसी नहीं है तो क्या हो सकता है। मेरे पेरेंट्स ने सबसे पहला सवाल मेरे से यही पूछा था कि आप इसको कलेक्ट कैसे करोगे। तो उसी सवाल का आंसर ढूंढते ढूंढते मेरे को 3 साल लग गए और आज की डेट में उस सवाल का ऐसा आंसर ढूंढा है कि आज की डेट में दिन का लगभग 60 से 70 लाख सिगरेट बट्स कलेक्ट होके आ रही है हमारे पास। और मेड इन इंडिया 100% टेक्नोलॉजी को बना के आउटसाइड इंडिया 5 और कंट्रियों में उन कंट्रियों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर दी। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर नमन गुप्ता, जो कोड एफर्ट के फाउंडर हैं। नमन सिगरेट बट को रिसाइकिल करके इनसे टॉयज, पेपर्स और कपड़ा बनाते हैं। ये 100% मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि सिगरेट बट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने सिगरेट बट से बिजनेस कैसे बनाया और सोसाइटी एंड फैमिली का कैसा रिएक्शन था। तो भाई, घर वालों को कैसा लगता है कि आप अब सिगरेट बट को रिसाइकिल करने पे काम कर रहे हो? तो घर वालों का कैसा रिएक्शन है उस पर? घर वालों का तो बड़ा खतरनाक रिएक्शन रहा है हमेशा से, क्योंकि तो अभी जैसे सिगरेट पे जीएसटी बहुत बढ़ गया है, क्या ये आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाला है किसी भी तरीके से? ये एक ऐसी कमोडिटी है जो कितना ही टैक्स कर लो या कितना ही रेट बढ़ा लो, जिनको सिगरेट पीनी है वो पिएंगे ही पिएंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर नमन गुप्ता, जिनकी वजह से मैं आज कंटेंट क्रिएटर हूं। इनकी स्टोरी मैंने एक आर्टिकल में पढ़ी थी और तब मैंने डिसाइड कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इनकी स्टोरी लोगों तक पहुंचानी है। क्योंकि अगर मैं इनकी स्टोरी आप तक नहीं पहुंचा पाता, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग अ फिल्म मेकर। ये दुनिया की मोस्ट लिटर्ड आइटम को रिसाइकिल करते हैं एंड दैट इज सिगरेट बट्स। सो लेट्स वेलकम नमन गुप्ता। नमन भाई, कैसा लग रहा है आपको ग्रीन रूम में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ग्रीन रूम, और सेटअप बहुत अच्छा है। थैंक यू भाई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं हमेशा से ये बात सोचता था कि इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में रिसाइकिल करने के लिए, आपने सिगरेट बट को ही क्यों चूज किया? जैसे आप कह रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उन सब पे ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। पर जो सिगरेट बट्स है, जब हमने स्टार्ट करा 2018 में, तब कोई नहीं था, प्लस ना ही इसका कोई रिसाइकलर था। तो मैंने ये सोचा जब हमने स्टार्ट करा कि क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, और आज की डेट में 7 साल हो गए ये काम करते करते। एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट लिटर्ड आइटम ऑन अर्थ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपके दिमाग में आई होगी। कोई आदमी कोई नया काम शुरू करता है तो फैक्ट्स फिगर्स सबसे पहले रिसर्च करता है। तो डेफिनेटली ये नंबर 1 लिटर्ड सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, आइटम नहीं है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, क्योंकि दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, रीयूजेबल नहीं है। तो डेफिनेटली, और ग्लोबल प्रॉब्लम है, हर सिगरेट पीने वाले हर जगह है, तो जितने लोग पिएंगे उतना ही वेस्ट होगा इसका। भाई, कोई तो हॉस्टल की स्टोरी निकल के आएगी, तभी आदमी के दिमाग में आएगा कि भाई सिगरेट बट को रिसाइकिल करना है। कोई स्टोरी तो होगी आपके पास। जहाँ तक कोड एफर्ट की बात है, मैंने भी जब काम शुरू करा था तब मैं 3rd ईयर में था, अपने बीकॉम कर रहा था। और क्योंकि मैं कॉलेज वाला हूँ नहीं, मतलब डेली स्कॉलर नहीं था, ओपन से करी है मैंने स्कूलिंग, तो फुल एंजॉय करा है कॉलेज लाइफ। तो हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे और आसपास जो नोएडा सिटी में जितने भी स्मोकर्स थे, उनको रेगुलरली देखते थे, जबकि मैं खुद सिगरेट नहीं पीता, पर ये चीज़ नोटिस करता था कि ये सिगरेट पी के जो बचता है फिल्टर, इसको लोग फेंक दे रहे हैं, और इसको फेंकने के लिए ना ही कोई डब्बा है और ना ही कोई रिसाइकलर है। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई और कोड एफर्ट कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। सो बेसिकली आपका धंधा तो बिल्कुल गिर जाएगा अगर सब लोगों ने स्मोकिंग करना बंद कर दी तो। नहीं, मैं ये मानता हूँ कोड एफर्ट की एग्जिस्टेंस सिर्फ सिगरेट बट्स पे एंड नहीं होती है, क्योंकि अगर पब्लिक सिगरेट पीनी छोड़ देते हैं तो एनी डे हेल्थ इज़ बियॉन्ड आवर बिजनेस। तो हम तो यही चाहेंगे कि लोग एक बेटर ऑप्शन चूज़ करें, एक बेटर लाइफस्टाइल के तरफ बढ़ें, और हम सस्टेनेबिलिटी पे इतना बात करते हैं, तो चूजिंग बेटर ऑप्शंस इज़ ऑलवेज अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। तो पर जो अभी इतने 6-7 साल में हमने जो टीम बिल्ड करी है और जो एक्सपीरियंस गेन करा है वेस्ट मैनेजमेंट एज एन इंडस्ट्री में, तो उसको यूज़ करके हम दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि लोग स्मोकिंग छोड़ दें, एंड एज अ कंपनी कोड एफर्ट
हम लोग हमारे सारी कम्युनिकेशन में दो चीज़ें हमेशा मेंशन करते हैं कि प्लीज़ ट्राई टू क्विट स्मोकिंग एज मच एज यू कैन एंड वी डू नॉट प्रमोट स्मोकिंग। पर आपने जब जैसे सिगरेट बट को रिसाइकिल करना स्टार्ट किया तो आसपास के लोग आपके बारे में क्या कहते थे, क्या सोचते थे? क्या आपको कुछ ऐसा सुनने को मिला जो बहुत ही ज्यादा आपको बुरा लगा? मेरा हमेशा से बचपन की अगर मैं बात करूं, 10 साल से मैं छोटे छोटे माइक्रो वेंचर्स करते आ रहा हूँ। ये मेरा मतलब फुल टाइम कोड एफर्ट, मेरा फुल टाइम मेजर वेंचर है, पर बचपन में अपनी पॉकेट मनी जनरेट करने के लिए छोटे छोटे काम मैंने हमेशा से बचपन से करता आ रहा हूँ। तो 9 to 5 वाला मैं हूँ ही नहीं। ओके। एम्प्लॉय वाला सिस्टम, मैं किसी के लिए काम नहीं कर सकता, अपने लिए मैं कितना भी काम कर सकता हूँ। तो जहाँ तक सवाल की बात है या कोई ऐसा रिएक्शन पब्लिक का कि जो मेरे को मेरे सेंटिमेंट्स को या मेरे ईगो को हर्ट कर दे, वो एज एन एंटरप्रेन्योर आपका ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। और वेरी नाइस। कोई भी आपका अगर कस्टमर है या कोई भी आपको फीडबैक मिल रहा है, आप उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए। मैंने ये मैं मानता हूँ। तो क्योंकि कोड एफर्ट जो है वो फीडबैक और कस्टमर एक्सपीरियंस से ही बना है, क्योंकि ना ही इसका कोई एग्जिस्टिंग रिसाइकलर था, तो हम किसको देख के उनकी गलतियों से कैसे सीखें? रेफरेंस पॉइंट नहीं था कुछ बेसिकली। नहीं था, पॉलिसी ही नहीं थी। गवर्नमेंट के हिसाब से सिगरेट बट्स वाज नेवर अ वेस्ट इन 2018 जब हमने शुरू करा। ओह। तो जब पॉलिसी नहीं है तो क्या हो सकता है? अभी कुछ ऐसी पॉलिसी बनी है? अब है पॉलिसी, और पब्लिक रिएक्शन का भी धीरे धीरे शिफ्ट आया है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर वेस्ट। और 2022 से नवंबर 2022 से प्रॉपर एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है कि जो सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इसको प्रॉपरली अपने पैकेट्स पे और अपने जितने भी ब्रांडिंग है उस पे मेंशन करे कि प्रॉपर डिस्पोजल हो। और जितने भी ऑफिसेज हैं या टेक पार्क्स हैं या जैसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लोग जाके सिगरेट पी सकते हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि आपको ये लैंडफिल में नहीं भेजना है, प्रॉपरली मैनेज करके एक रिसाइकलर जैसे हम हैं उनको हैंड ओवर करना है। बट अभी सिगरेट बट ईपीआर में नहीं आता। ईपीआर की पॉलिसी इंडिया में तो वैसे ही बहुत नहीं है जैसे कार्बन क्रेडिट्स का है। राइट। तो जैसे जैसे पॉलिसीज मैच्योर होती हैं, प्लस पॉलिसी की जहाँ तक बात है ईपीआर की, जैसे आपने बात बोली, तो ईपीआर की पॉलिसीज जो बनाते हैं पॉलिसी मेकर्स, उनके लिए भी ये सब कॉन्सेप्ट नया है। तो Okay. वी एज कंपनी कोड एफर्ट या हम कोई और वेस्ट में जैसे काम कर रही है कोई कंपनी, तो उनके फीडबैक और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही पॉलिसी बन सकती है। सो भाई एग्जैक्ट वो क्या पॉइंट था जब आपको ऐसा लगा कि मुझे अब सिगरेट बट को रिसाइकिल करना चाहिए? कोई स्टोरी है उसके पीछे? मैं अपने कॉलेज टाइम में था, बीकॉम कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन से। ये बात है 2017-18 के आसपास की, आज से 7-8 साल पहले। तो तब क्योंकि हमारा जो फ्रेंड सर्कल था 8-10 लोगों का एक ग्रुप था, एक ऐसे नॉर्मल पीजी टाइप ले रखा था हमने। वहीं बैठ के सब दोस्त वगैरह मिलते थे, टाइम पास करते थे, एंजॉय करते थे। तो उसमें से कुछ फ्रेंड्स स्मोक करते थे, मैं नॉन स्मोकर हूँ। तो उनके हर आधे पौने घंटे में एक छोटा सा प्लास्टिक की बोतल को काट के वो एस्ट्रे टाइप बना के रखते थे। तो हर आधे पौने घंटे में वो एस्ट्रे फुल हो जाती थी। पर उसके बाद जब वो फुल हो गई तो उसको वो बस ले जाके अपने नॉर्मल डस्टबिन में डालते थे, और फिर वो नॉर्मल जैसे डेली म्यूनिसिपल वाले आते हैं तो वो लैंडफिल तक चले जाता था, जिसका कोई प्रॉपर डिस्पोजल या प्रॉपर रिसाइकलिंग नहीं थी। तो वहाँ से ये प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई करी, फिर आसपास देखा तो शहर में मतलब जैसे मैं नोएडा सिटी को बिलोंग करता हूँ, तो लोग पब्लिकली भी जब खरीद रहे हैं सिगरेट और वो पान की दुकान के पास खड़े होकर पी रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्योंकि पी के फेंकने के लिए कोई डब्बा नहीं है, तो वो रोड पे फेंक के जा रहे हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारी कंपनी के लिए कि क्यों ना हम इसको एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑप्शन दे के सिगरेट बट्स को रिसाइकिल करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। सो भाई एक बात बताओ कि आप सिगरेट बट को रिसाइकिल करके बनाते क्या क्या हो? हमने जब कंपनी शुरू करी थी तो स्टार्टिंग में जो सिगरेट बट्स के अंदर फाइबर होता है, वो फाइबर को एज अ स्टफिंग यूज कर रहे थे, की चेन, कुशंस, हाँ। टॉयज ये सब बनाने में। और टॉय मार्केट में बहुत ज़्यादा चला भी, मतलब उसके अच्छा। टॉय वाले वीडियो से, जब आपका पहला वीडियो आया उससे व्यूज़ के बाद वो कितनी बार स्टोरी रिपीट चली है। पर आपके वीडियोस और इन सब वीडियोस के बाद ना हमारे पास
एक्सपीरियंस इस तरीके का हुआ कि काफ़ी लोगों ने हमसे कहा कि क्यों ना, क्योंकि ये फाइबर है, कॉटन टाइप मटेरियल है, तो क्यों ना आप इसका टेक्सटाइल बना के कोशिश करो। तो 2-3 साल पहले हमने इसके धागे बनाए, क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए पहले धागा बनता है। तो आज की डेट में हम धागा और कपड़ा बना रहे हैं, जो आप पहन सकते हो, या बैग्स, कुछ भी, कैसा भी धागा और कपड़ा बन जाता है। और एक नया ब्रांड अभी शुरू करा है पेपर का, जो सिगरेट बट से यूज़ करके नॉर्मल जैसे A4 Nice. आप यूज़ करते हो, यस। वैसे मशीन मेड पेपर्स हैं जो हम रेगुलरली सप्लाई कर रहे हैं। सो अभी टॉयज का लेकिन अभी भी है। सारे प्रोडक्ट जो आपने फर्स्ट डे देखे थे और अभी जो नए ऐड हुए हैं, उन सबको हम कंटिन्यूसली चला रहे हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट, हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि वो सीजनल है, क्योंकि दिल्ली NCR में अभी जैसे सर्दियाँ आती हैं तो उस टाइम मॉस्किटो की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। तो गर्मियों में और मॉनसून में मॉस्किटो रेपेलेंट सेल करते हैं। बाकी सारे प्रोडक्ट एवर टाइम, मतलब ऑल टाइम अवेलेबल है। तो भाई घर वालों को कैसा लगता है कि आप अब सिगरेट बट को रिसाइकिल करने पे काम कर रहे हो, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन है उस पे? घर वालों का तो बड़ा खतरनाक रिएक्शन रहा है हमेशा से, क्योंकि मैं 3rd ईयर में था अपने कॉलेज के टाइम पे जब मैंने ये स्टार्ट किया, और ऐसा काम सिगरेट्स, और वो भी सिगरेट वेस्ट, जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं। तो मेरे पेरेंट्स ने सबसे पहला सवाल मेरे से यही पूछा था कि आप इसको कलेक्ट कैसे करोगे। तो उसी सवाल का आंसर ढूंढते ढूंढते मेरे को 3 साल लग गए, और आज की डेट में उस सवाल का ऐसा आंसर ढूंढा है कि आज की डेट में दिन का लगभग 60 से 70 लाख सिगरेट बट्स कलेक्ट होके आ रही है हमारे पास। रिएक्शन पेरेंट्स का इनिशियली, वो भी थोड़े स्केप्टिकल थे, क्योंकि किसी को स्केल का अंदाज़ा नहीं कि किस स्केल पे ये चीज़ अचीव करी जा सकती है या ग्रो करी जा सकती है। पर आज की डेट में वही है कि जब नंबर्स आपके अच्छे, आप इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हो, तो पेरेंट्स स्टार्टिंग से भी खड़े थे हमारे साथ, आज भी हमारे साथ खड़े हैं, और उनके सपोर्ट के थ्रू ही आज की डेट में इतना हमने टीम बिल्ड कर ली, इतने सारे कलेक्शन सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, 200 से ज़्यादा कलेक्शन सेंटर्स खोल दिए, और मेड इन इंडिया 100% टेक्नोलॉजी को बना के आउटसाइड इंडिया 5 और कंट्रियों में उन कंट्रियों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर दी। तो ये सब पेरेंट्स का ही सपोर्ट है। सो भाई मैंने तो सुना है कि सिगरेट बट बहुत ही हार्मफुल होती है, मतलब बोलते हैं कि जहाँ पे बुझाओ वो सॉइल भी पॉल्यूट हो जाती है जी। तो आप उसका केमिकल जो है वो कैसे हटाते हो, मतलब व्हाट डू यू यूज, कैसे आप उसकी हार्मफुलनेस सारी कैसे हटाते हो? हाँ, तो सिगरेट बट्स की अगर बात करें, उसमें 3 टाइप का मटेरियल हमें मिलता है। जो सबसे कम कंपोनेंट होता है वो होता है टोबैको। कुछ लोग पूरी सिगरेट नहीं पीते, तो थोड़े बहुत तंबाकू के वो स्ट्रैंड्स या थोड़ी बहुत लीव्स रह जाती हैं, उसको हम रिसाइकिल करके उसका कंपोस्ट पाउडर बनाते हैं, और वो भी एरोबिक प्रोसेस है। आपने देखा होगा जितनी भी कंपोस्टिंग होती है ज़मीन के अंदर होती है, हम लोग ऊपर बनाते हैं, क्योंकि बाय चांस जब तंबाकू का कंपोस्टिंग कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई हार्मफुल सब्सटेंस अगर ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाए या सॉइल के साथ मिलेगा, तो सॉइल डिग्रेड हो जाएगी। तो एरोबिक प्रोसेस है। दूसरा जो कंपोनेंट हमारे पास आता है वो पेपर होता है, जो ऊपर आपने देखा हो पेपर की कवरिंग होती है ब्राउन या वाइट कलर की, जिसपे ब्रांडिंग होती है। तो वो नॉर्मल पेपर है, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। तो उसको रिसाइकल करके हम रिसाइकल्ड पेपर बनाते हैं, और उस पेपर को यूज़ करके एनवेलप्स और कैरी बैग्स और पैकेजिंग रैपिंग पेपर की तरह यूज़ करते हैं। बाकी जो बचा फिल्टर ही है जो मेन प्रॉब्लम की जड़ है, क्योंकि वो फिल्टर लगता कॉटन है। जब मैंने भी शुरू करा था तब मेरे को भी यही लगता था कि वो कॉटन है, बायोडिग्रेडेबल होगा, ज़मीन में मिट्टी में मिल जाएगा। पर क्योंकि वो केमिकली प्रोसेस्ड होता है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, मतलब उसको 10 से 12 साल लगते हैं नेचुरली डिकम्पोज होने में। और क्योंकि जब कोई एक सिगरेट पीता है तो फिल्टर पीने से पहले वाइट होता है, पीने के बाद वो ब्राउनिश या गोल्डन सा कलर का हो जाता है, क्योंकि वो बेसिकली बहुत सारे केमिकल्स ट्रैप कर रहा है। तो नंबर्स वाइज अगर देखें तो 7000 से ज़्यादा केमिकल्स ट्रैप होते हैं एक फिल्टर में, जिसमें से 50 ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉजिंग है, जैसे आर्सेनिक, ब्यूटेन, ये सब कैंसर कॉजिंग एफ्लुएंट्स हैं। तो जो हमने टेक्नोलॉजी तैयार करी है, इसमें सारा क्रेडिट मेरे बड़े भाई विपुल गुप्ता को जाता है, क्योंकि वो को डायरेक्टर है कंपनी में। तो उन्होंने रिसर्च करके 2 केमिकल्स ऐसे हमने डेवलप करे हैं, जो ये जितने भी केमिकल्स इसमें फ़िल्टर में ट्रैप होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं या न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिससे कि जो फ़िल्टर है वो एज़ गुड एज़ न्यू हो जाता है।
Okay. तो हमारा जो प्रोसेस है वो 100% ऑटोमेटेड वेरीफाइड प्रोसेस है, और जो केमिकल्स भी हम यूज़ करते हैं वो 100% बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक, स्किन फ्रेंडली है। मतलब अगर आपके वो हाथ पे भी लग जाए वो केमिकल तो भी आपकी स्किन को या ह्यूमन को कोई डैमेज नहीं हो रहा है। तो भाई आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ में क्या डिफरेंस आया जब आपने ये सिगरेट बट को रिसाइकिल करने का सोचा? कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया? कुछ तो डिफरेंस आया होगा, आई एम श्योर। पर्सनल लाइफ में हाँ, पहले जितने भी कजन्स वगैरह थे वो सीरियसली नहीं लेते थे। आज की डेट में काफ़ी कजन्स पूछते हैं कि हमारे लायक कोई काम हो तो ज़रूर बताना। तो पर्सनली हाँ, एज अ फैमिली तो रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट एफर्ट को काफ़ी मतलब मिला है। बेनिफिट ही हुआ है। बेनिफिट ही हुआ एनी डे, जो भी काम करा है फ्रॉम डे वन। अभी 7 साल होने वाले, 25 सितंबर को 7 साल हो जाएंगे हमें, तो बेनिफिट ही हुआ है। और ना ही सिर्फ मेरे को, बल्कि जितने लोग हमारी कंपनी के साथ जुड़े हैं और अभी तक काम कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए शायद वो जुड़े हुए हैं, वरना शायद छोड़ के कहीं और अपना करियर परसू कर लिया होता उन्होंने। तो ये तो पर्सनल बेनिफिट्स हैं। बाकी सोशली हाँ, मेरे को ये लगता है कि मेरे को बेनिफिट हुआ हो या ना हुआ हो, हमारे साथ जितनी विमेन आर्टिसंस जुड़ी हैं ओके उनको बहुत फ़ायदा हुआ। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जी। एक पहले हम लोग जो सिगरेट बड्स हमारे पास आता है उसको हम मैनुअली सेपरेट करते थे। जो 3 कंपोनेंट होते थे, हाथ से लेडीज़ उसको सिजर से कट करके अलग अलग करती थी। तो उसमें से एक लेडी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोविड टाइम पे, ओके और उनके 5 बच्चे, जिसमें से 4 लड़कियां थी और एक सबसे छोटा लड़का था। तो हमारे कंपनी के साथ वो सेपरेशन का काम जैसे करती थी, तो ये बकायदा उनकी खुद की स्टोरी है कि वो सामने से आके उन्होंने बताया कि आपकी कंपनी से जो भी मेरी कमाई हुई उससे मैंने अपनी लड़की की शादी कर दी। तो उनकी लाइफ में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर पाए या उनको कैसे एम्पावर कर पाए, वो मेरे लिए, मैं मानता हूँ कि मेरी सक्सेस स्टोरी तो है। आपको काफ़ी प्राउड होता होगा। हाँ, मेरे को अच्छा लगता है कि चलो हम कुछ लोगों को एम्पावर करके उनकी लाइफ में कुछ चेंज ला पाए, और लोग भी उस चीज़ को एक्नॉलेज की जगह वोकलाइज भी कर रहे हैं, हाँ अप्रिशिएट करते हैं। मैं आज भी हमने विलेज में सेटअप करा है, तो आज भी अगर मेरे को विलेज में, शायद अपने नेबर को नहीं जानता जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा घर है, पर विलेज में हर एक आदमी हमें जानता है और हमारे साथ खड़ा है वो। तो पर्सनली फैमिली एक होती है, और जहाँ हम काम कर रहे हैं वो मेरी Family, सच में सेकंड फैमिली की तरह है आज की डेट में। तो भाई सिगरेट के अराउंड जितना टैबू है, इसने आपके बिजनेस को कितना इफेक्ट किया है? कलेक्शन अपने में चैलेंज रहा है। तो स्टार्टिंग में जैसे हम दुकानदारों के पास जाते थे, मैं सबसे पहली कहानी बताता हूँ। जो हमारे दोस्त थे वो एक ही दुकानदार, मतलब वो उसके रेगुलर कस्टमर थे, एक ही दुकान से वो लोग जनरली अपनी सिगरेट्स डेली लेते थे। तो हमने उन्हीं से बोला कि हमारा ये डब्बा उस दुकान पे लगवा दो। तो उस दुकानदार ने, जब हम उनके पास गए बताने कि हम ऐसे सिगरेट बड्स को कलेक्ट करेंगे तो हम ये डब्बा लगाना चाहते हैं आपकी दुकान पे, तो उन्होंने कहा कि आप पहले कस्टमर हो, मैं इतने सालों से यहाँ सिगरेट बेच रहा हूँ, आप पहले कस्टमर हो जो मेरे से यहाँ से सिगरेट बड्स मांगने आया है। मेरे से लोग सिगरेट मांगने आते हैं, चाय मांगने आते हैं, टॉफ़ी खरीदने आते हैं, या जो भी पान वगैरह खरीदने आते हैं, पर आप पहले कस्टमर हो जो मेरे से कह रहा है कि हमको आपसे सिगरेट बड्स चाहिए। तो स्टार्टिंग में टैबू था धीरे धीरे, पर वही दुकानदार, जब उनको हमने कहा कि हम आपकी दुकान पे डब्बा लगाएंगे, और जब उसने 15-20 दिन बाद हमें 100 ग्राम कलेक्ट करके दिया, उसके हमने उसको 10-20 रुपए जो भी दिए होंगे, उसके बाद 2 महीने बाद उसी दुकानदार ने हमें बोला है कि दूसरे सेक्टर में मेरे चाचा की दुकान है, वहाँ पे जाके मेरी फ़ोटो दिखा देना और ये डब्बा रख देना, आपका काम हो जाएगा। तो जो बंदा स्केप्टिकल था ये काम के साथ जुड़ने के लिए, बाद में वही प्रमोटर बन गया। तो वो जो वर्ड ऑफ माउथ हमारा फैला, तो इसी से हमारी कंपनी का सारा एग्जिस्टेंस है, और ग्रोथ भी हमने पब्लिक के वर्ड ऑफ माउथ और पब्लिक वैलिडेशन के थ्रू ही हमने रेफरेंस जनरेट करे हैं। तो टैबू धीरे धीरे ही ख़त्म होता है, कोई भी स्टिग्मा हो तो टाइम लगता है, पर काम करते रहना पड़ता है जिससे आप कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। तो जैसे आपने बताया कि उसने बोला कि कोई भी इससे पहले आया नहीं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इंडिया में या फिर कहीं पे भी वर्ल्ड में भी कोई तो ऐसा होगा जो और सिगरेट बट को रिसाइकिल कर रहा होगा? इंडिया में तो हम ही थे,
क्योंकि अच्छा, okay. 2018 में जब हमने शुरू करा तो हमारी कंपनी फर्स्ट कंपनी है जो सिगरेट बट्स को रिसाइकल करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाने की एस्टैब्लिश हुई थी 2018 में। Okay. उससे पहले कोई नहीं था। अब इतने 7 साल में नई कंपनीज आ गई होंगी तो मैं तो ये मानता हूँ कि कंपटीशन इज़ गुड, क्योंकि वो लोग कुछ नया इनोवेशन लाएंगे तो हमें भी उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। हम अकेले कितना कर लेंगे, मार्केट बहुत बड़ी है इस चीज़ की। प्लस आउटसाइड इंडिया एक कंपनी है जो काफ़ी 10-15 साल से सिगरेट बट्स को रिसाइकल कर रही है, टेरासाइकिल करके कंपनी है। Okay. वो यूएस हेडक्वार्टर्ड है। तो वो एक कंपनी है जो ज़रूर, जब मैंने रिसर्च करी थी और ये कंपनी फॉर्म नहीं भी करी थी, तो जब गूगल पे सर्च करा था तो टेरासाइकिल का नाम आया था, जो आज भी सिगरेट बट्स को रिसाइकिल कर रही है। तो और वो लोग आउटसाइड इंडिया रिसाइकिल है। करके क्या बनाते हैं? वो लोग पैलेट्स बनाते हैं, इसके छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने अच्छा, okay. बेसिकली, और फिर उन पैलेट्स को यूज़ Products करके बन जाएगा। रिसाइकल्ड या अपसाइकल्ड प्लास्टिक Okay. बेंचेस और ये सब बनाते हैं। तो अभी जैसे सिगरेट पे जीएसटी बहुत बढ़ गया है, क्या ये आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाला है किसी भी तरीके से? इम्पैक्ट हमें डायरेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग, जैसे मैं आज की डेट में डेली का 60 से 70 लाख सिगरेट बट्स हम कलेक्ट करके रिसाइकल करते हैं दिन का। वो सिर्फ 2% है अच्छा, इंडिया का। अच्छा। तो अगर वो सिर्फ 2% है, दिन में आप सोचो कितनी सिगरेट पी जा रही है और कितनी फेंकी जा रही है, क्योंकि जितनी पी जा रही है उतनी फेंकी भी जा रही है। हिंदुस्तान में लगभग 10,000 करोड़, मतलब 100 बिलियन सिगरेट पी के फेंकी जाती है हर साल। सिर्फ इंडिया का नंबर बता रहा हूँ। अगर इसको आप डिवाइड करो ना, और हर सेकंड का अगर कैलकुलेशन पे लाना चाहो, तो हर सेकंड लगभग 3,000 सिगरेट बट्स फेंके जा रहे हैं इंडिया में। तो अगर टैक्स बढ़ भी जाता है तो अच्छा है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू और बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है जो कितना ही टैक्स कर लो या कितना ही रेट बढ़ा लो, जिनको सिगरेट पीनी है वो पियेंगे ही पियेंगे। तो हमारे बिजनेस को एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर हाँ, इकोनॉमी वाइज इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। सनोन भाई, आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हो सिगरेट बट को रिसाइकिल करके, उसमें और जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं उसमें विजुअली कोई ऐसा डिफरेंस है? विजुअली तो शायद ही 19-20 वाला, जैसे हमारे में 19-20 वाला कहावत होती जैसे है। पेपर? हाँ, तो 19-20 जैसे अच्छा। नॉर्मल जेके का पेपर आप लोगे, वो 90% ब्राइट है, मेरा 86% ब्राइट है। ओके। तो अगर हम ना बताएं कि ये सिगरेट बट से बना है, तो कोई ये नहीं, खुद से ऐसे विजुअली देख के नहीं बता पाएगा कि ये सिगरेट बट से बना है। अच्छा। इस क्वालिटी को अचीव कर देते हैं। ओके, और बाकी प्रोडक्ट्स में? सभी प्रोडक्ट में, चाहे वो पेपर हो, कपड़ा हो, डेनिम्स जैसे हम बनाते हैं, जैसे आपने अभी डेनिम पहना है, जीन्स, आप हमारे डेनिम पहन के देखो, आपको सेम लेवल ऑफ कंफर्ट, सेम लेवल ऑफ ड्यूरेबिलिटी मिलेगी। सो क्या लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि सिगरेट बट से बनी हुई ये बना हुआ ये प्रोडक्ट है? तो लोगों का एक्सेप्टेंस कैसा है? एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है। जैसे इंडिया की मार्केट है वो बहुत प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। तो वैल्यू फॉर मनी चाहिए हमें, कि अगर मैं 100 रुपए की चीज़ खरीद रहा हूँ, उससे मेरे को उतने रुपए की वैल्यू मैं डिराइव कर पा रहा हूँ उस प्रोडक्ट या सर्विस से। तो जो हमारा प्रोडक्ट है, हम क्योंकि B2B 90% हम B2B करते हैं, तो हमें इंडिविजुअल बायर का तो एज सच फीडबैक, हम क्योंकि B2B कंपनी है तो हमें ज़्यादा पता नहीं, पर जहाँ हमारा बल्क मटेरियल जा रहा है, अगर वो रिपीट नहीं आया तो मतलब समझ जाना है कि ये प्रोडक्ट उनको नहीं काम नहीं करा या पसंद नहीं आया। पर क्योंकि मेरा रिपीट है, जिन कस्टमर्स को मैं 3 साल पहले जब ये प्रोडक्ट हमने डेनिम बनाया है या पेपर हम बना रहे हैं, जिनको हम फर्स्ट ऑर्डर जिन्होंने हमें 100 मीटर का या 100 बंडल का दिया, वही कंपनी आज मेरे को 500 मीटर या 1000 मीटर या 1000 रिम का ही ऑर्डर दे रही है। तो रिपीट के साथ साथ जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उससे क्लियर इंडिकेशन है कि आपका प्रोडक्ट उनको समझ भी आ रहा है, प्राइस भी उनको ठीक लग रहा है, और क्वालिटी में भी आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। तो B2B में तो 3 चीज़ें ही मैंने समझी हैं जो ज़रूरी हैं अपने इन 6-7 साल में। या तो आप उनको सस्ता सामान दे दो, या तो सेम प्राइस पे, क्योंकि पेपर खरीदने वाले तो या पेपर सप्लाई करने वाले तो उनके पास और भी थे, हम पे क्यों शिफ्ट करेंगे वो? या तो मेरा पेपर सस्ता हो, या तो मेरा उन्हीं एग्जिस्टिंग सप्लायर की प्राइस में बेटर क्वालिटी हो, या मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूं। वो सप्लायर अगर 4 दिन ले रहा है, मैं उन्हें 2 दिन में माल डिलीवर कर दूं, तो ही वो मेरे को लेंगे। B2B ऐसे ही चलता है, मैंने यही सीखा है।
तो वही इन तीनों में से जो भी आप अचीव कर दोगे, तीनों कर दिया तो वेल एंड गुड, कोई भी एक कर दोगे तो ऑर्डर मिल जाएगा आपको। सो जैसे आपने बताया भाई कि सिगरेट बट को रिसाइकिल करके आप डेनिम बना रहे हो, तो अगर मैं एक जीन्स की बात करूं तो उसमें आपकी कितनी सिगरेट बट यूज हो जाती होंगी या रिसाइकिल्ड हो जाती होंगी? इंडियन एवरेज ले मीडियम या लार्ज डेनिम के साइज में तो लगभग 600-700 सिगरेट बट्स लग जाते हैं एक जीन्स, एक पेयर ऑफ जीन्स बनाने में। और पेपर का जैसे हमारे 500 शीट का बंडल आता है, तो एक A4 में 500 शीट्स होती हैं, तो वो एक बंडल बनाने में लगभग 7000 पीसेस लग जाते हैं। ओके, सो हाउ डू यू इंश्योर कि भाई सेफ्टी और हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए? अगर ये प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे हैं तो वो एटलीस्ट सेफ हैं लोगों के लिए, ये आप इंश्योर कैसे करते हो? जैसे कोई और कंपनी भी है जो पेपर बना रही है या कपड़ा बना रही है, टॉयज बना रही है, वो भी सर्टिफिकेशंस होती है गवर्नमेंट की। जैसे टॉयज में है BIS, तो हमारा प्रोडक्ट भी BIS सर्टिफाइड है। उसके अलावा जो सर्टिफिकेशन होती है ISO की, हमारी कंपनी के पास 3 ISO हैं, ISO 9001, 14001, 45001, ये तीनों ISO है। पेपर में आपने देखा होगा एक FSC सर्टिफिकेशन होता है, तो हमारी कंपनी के पास FSC सर्टिफिकेशन है। प्लस आपने आजकल सुना होगा ग्रीन वॉशिंग का टर्म, कि लोग कहते हैं कि ये ग्रीन प्रोडक्ट है या रिसाइकल प्रोडक्ट है, पर वो एक्चुअल में है नहीं। तो उसको सर्टिफाई करने के लिए ग्लोबली एक ही सर्टिफिकेशन है, GRS, ग्लोबल रिसाइकल स्टैंडर्ड। तो हमारी कोड एफर्ट जो कंपनी है वो GRS सर्टिफाइड है। तो हम सिर्फ क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम आपको फ्रॉम पॉइंट A कि किस रैक पिकर ने मेरे को या किस डब्बे से मेरे को सिगरेट बट्स कलेक्ट हुए हैं, वहां से लेके एंड तक कि कहाँ ये प्रोडक्ट बना और किस एंड कंज्यूमर ने खरीदा, जो पूरी सप्लाई चेन की पूरी चेन ऑफ कस्टडी है, वो प्रोवाइड कर देते हैं हम अपने GRS सर्टिफिकेशन के थ्रू। तो एज गुड एज अ नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोडक्ट। ये बताओ कि कितने लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट किया है कोड एफर्ट की जर्नी ने अभी तक? शुरुआत में 2018 में 2 लोगों की जिंदगी इम्पैक्ट हुई थी, मैं और मेरा भाई, जब हमने स्टार्ट करी थी। फिर धीरे धीरे टीम बढ़ाई हमने, तो आज की डेट में लगभग 2800 2800 से ज़्यादा रैक पिकर्स हैं जिनको एक एडिशनल इनकम मिलती है सिगरेट बट्स को कलेक्ट करके हमें देने की। और मंथ ऑन मंथ हमने उनकी, जो अगर एक रैक पिकर जो कूड़ा इकट्ठा करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा है, वो अगर महीने के अगर 15,000 रुपये कमा रहा है, तो उनकी महीने की इनकम में लगभग 1,500 से 2,000 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है सिर्फ सिगरेट बट्स को इकट्ठा करके हमें सप्लाई करने में। तो ये है रैक पिकर कम्युनिटी। उसके अलावा जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टॉयज या जैसे कुशन बनाते हैं, आपने तो देखा है सारी चीज़, तो वहाँ पे उस गांव में जो लेडीज़ हैं हमारी, जो विमेन आर्टिसंस हैं, तो आज की डेट में लगभग 110 के करीब हमारे पास विमेन आर्टिसंस हैं जो हमारी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रही हैं और अपना घर के खर्चे निकाल रही हैं हमारे काम के थ्रू। प्लस मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो महिलाएं हैं, इनको हम वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि विलेज है, विलेज में आज भी ये परंपरा है कि घर की महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती। तो अब वो बाहर नहीं जा सकती, तो हमने उनको उनके घर में ही सारी चीज प्रोवाइड करी है। सारा सामान कंपनी देती है, सारी ट्रेनिंग कंपनी देती है। जब वो सामान तैयार कर ले, जो प्रोडक्ट उन्होंने जैसे टॉय बनाया, तो वो बस हमें बता दे कि मेरे पास सामान रेडी है, हम अपनी तरफ से वो सामान पिक करने के लिए अपना टीम मेंबर भेजते हैं। तो ये इसी तरीके से 100 महिलाएं जुड़ गई हैं हमारी कंपनी के साथ, और फुल टाइम हमारे पास 7 लोग हैं जो मशीनरी और वेस्ट मैनेज करते हैं। इन टोटल कितने लोग हैं? 2829, लगभग 3000 लोग आज की डेट में हमारी कंपनी के साथ किसी ना किसी काम में जुड़ के अपनी लाइवलीहुड भी जनरेट कर रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं टुवर्ड्स सोसाइटी और सिगरेट वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग कंपनी के टुवर्ड्स। वाह, तो आज ये जैसे नंबर 3000 है, आपका एम क्या है कि इसको किस नंबर पे पहुंचाना है आपको? कोशिश यही है हमारी कि 2030 तक लगभग 10,000 तक पहुंच जाए। तो कुछ एरियाज पे हमें काम करना पड़ेगा 2030 तक, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए, जैसे हम टेक्सटाइल्स और पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स का डिमांड और बढ़े। और जैसे आज की रेट में लगभग 40 से 50 टन का जो फिनिश प्रोडक्ट है हमारा प्रोसेस करके पेपर के फॉर्म में बेच रहे हैं या टेक्सटाइल में बेच रहे हैं, तो वो जितना ज़्यादा ग्रो करेगा,
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज हमसे जुड़ती जाएंगी और हमारे क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा हम स्केल अप करके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। और डेली का 2 से 3 टन जैसे आज हम कर रहे हैं सिगरेट बट्स, तो उसको ग्रो करके 2030 तक कम से कम 15 से 20 टन डेली पे Wow. लेके जा पाए। वेरी नाइस। कोई भाई आप यंग एंटरप्रेन्योर्स जो देख रहे हैं कि उनको कुछ सस्टेनेबिलिटी में करना है, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे कि जैसे आपको अपनी जर्नी मिली वैसे उनके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं सो दैट वो भी अपनी जर्नी ढूंढ पाए? तो ऑपरेशंस वाइज ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ो जो मार्केट में सॉल्व भी हो सके, प्लस उसका स्कोप ज़्यादा है। जैसे सिगरेट है, हमने सिगरेट बट्स इसलिए चूज करा क्योंकि सिगरेट पीनी लोगों ने बंद नहीं करनी। अगर आप बैन भी कर दोगे ना सिगरेट, तब भी इलीगली वो बिकेगी। ट्रू। क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसा है, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप उसको रोक नहीं सकते। उससे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो लॉबिंग बहुत स्ट्रांग है टोबैको इंडस्ट्री की। आजकल आप बहुत सुन रहे हो ई वेस्ट, जैसे आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है, राइट। तो एआई चल रहा है, तो सब मशीन ही तो है। तो जितना मशीनरी बढ़ती जाएगी उतना ई वेस्ट भी जनरेट होता जाएगा। तो ई वेस्ट एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जिसपे गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। प्लस अभी आप नोटिस कर रहे हो ईवी का ट्रेंड चल रहा है या सोलर का ट्रेंड चल रहा है, तो सोलर पैनल भी तो कभी खराब होगा। यस। तो सोलर पैनल का जो वेस्ट है वो भी तो कहीं जाएगा, तो उस पे काम कर सकते हैं। नहीं तो जो ईवी है, ईवी में क्या है, बैटरी तो है, तो वो बैटरी का जो वेस्ट निकल रहा है, वो बैटरी भी तो किसी चीज़ से बनती होगी, लिथियम आयन बैटरी है या जो भी इसके अंदर के कॉम्पोजिशंस हैं, तो उसकी रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो नई नई जो ट्रेंडिंग मार्केट हैं अभी, जो अभी ग्रो कर रही हैं हायर स्केल पे, उनका जो वेस्ट जनरेट होगा वो वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के लिए आने वाले टाइम पे बेस्ट स्पेस है काम करने के लिए। और सस्टेनेबिलिटी की जहाँ तक बात है, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जैसे जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, जैसे हम रिसाइकल्ड मर्चेंडाइज बनाते हैं, वैसे हमारे अलावा और भी बहुत कंपनीज हैं जो कॉर्क को यूज़ करती है या बैम्बू को यूज़ करती है। आप उनको प्रमोट करें, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, क्योंकि हमने रिसाइकल करके अगर प्रोडक्ट बनाया पर वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक ही नहीं रहा, तो हम कितना रिसाइकल कर लेंगे। तो रिसाइकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी जितनी ग्रो करेगी, उतना वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये सब की एरियाज़ हैं जिस पे ऑपरेशनली आपको फोकस करना चाहिए। और पर्सनली माइंडसेट वाइज भरोसा, खुद पे भरोसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ये बहुत पेशेंस चाहिए इसमें। ये एकदम से आपको ग्रोथ नहीं देगी, इसमें आपको पेशेंट और डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है 1-2 साल लगे, पर 1-2 साल में आपको इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो भाई कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो मिसिंग है, जो मार्केटिंग में या फिर कोई बड़े एक्टर्स या क्रिएटर्स अभी सस्टेनेबिलिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको कोई ऐसा कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि बिकॉज कोड एफर्ट अब काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो कभी आपने किसी से पूछा, किसी सेलिब्रिटी से कि करे और उन्होंने कुछ बोला हो, तो आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं ये मानता हूँ या मेरे को ये लगता है कि सपोर्ट से ज़्यादा पब्लिक को एक मिसकंसेप्शन है कि ये सस्टेनेबल है या रिसाइकल प्रोडक्ट है तो महंगा होगा। सही बात है। नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, अगर जैसे हम अपने A4 की बात कर लें, मार्केट में A4 उनको 200-250 रुपए का एक पैकेट मिल रहा है। अब अगर हम उनको दिखाएं कि ये रिसाइकल्ड सिगरेट बट से बना है और मैं उनको बोलूं कि ये 300 रुपए का है, तो उनका मन भी होगा ना अगर लेने का या सपोर्ट करने का, पर प्राइस की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। और प्राइस इसका इसलिए ज़्यादा है क्योंकि डिमांड नहीं है। अगर डिमांड अच्छी होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग कम होगी, प्राइस नॉर्मल पेपर के जितना आ जाएगा। तो हम हमारी कंपनी में कोशिश यही रखते हैं, एज कोड एफर्ट हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम जो मार्केट प्राइस है उसी प्राइस में अपना रिसाइकल प्रोडक्ट दें, या तो उससे 2 रुपये कम में दें। तो जो मेरा रेम आता है पेपर का, वो 190 से 200 रुपये के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा, जो नॉर्मल मार्केट प्राइस है। ठीक है। नॉर्मल ट्रेडिशनल वर्जिन पेपर। पर जहाँ तक PR की बात है और
सेलिब्रिटीज़ के प्रमोशन की बात है, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ इस चीज़ में कि जब हमने डेनिम बनाया तो एक काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी हैं डेली सोप मतलब टीवी चैनल पे, करण कुंद्रा, ही वॉज द फर्स्ट वन टू अनवेल द फर्स्ट जीन्स। Wow. मतलब उन्होंने फर्स्ट जीन्स जो हमने फर्स्ट सैंपल बनाया, उन्होंने उसको प्रमोट करा और उन्होंने खुद भी बोला कि इंडिया से ये इनोवेशन आई है, तो आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। और आप देखेंगे दिया मिर्ज़ा जैसे यूएन एम्बेसडर्स हैं, आप प्रियंका चोपड़ा ने जो अपना कॉस्मेटिक ब्रांड है उसकी पैकेजिंग वो रिसाइकल प्रोडक्ट से यूज़ करती हैं। तो आज की डेट में इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर जो गैप है वो गैप तभी फिल हो सकता है जब हम प्राइसिंग इक्वल लाएं नॉर्मल प्रोडक्ट से, क्योंकि आप एक बार खरीद लोगे, 2 बार खरीद लोगे, पर तीसरी बार जब आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है ना एक रिसाइकल प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आप शायद छोड़ दोगे। तो प्राइस अगर अच्छे से काम हो, और प्राइस में गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर सकती है आपको, कि अगर गवर्नमेंट खुद ही अपनी प्रोक्योरमेंट रिसाइकल चीज़ों की करे, गवर्नमेंट में पेपर नहीं लगता क्या? बहुत लगता है। सारा पुलिस डिपार्टमेंट उसी पे चलता है क्योंकि उनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। वो ही अगर प्रमोट करने लग जाएं, जैसे गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसमें अगर वो ये चीज़ मैंडेट कर दें कि हम 100 चीज़ खरीदेंगे तो 100 में से 10 या 20 चीज़ रिसाइकल्ड ही खरीदेंगे, तो उससे हमारी रिसाइकल्ड इंडस्ट्री या सस्टेनेबल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को जो ज़रूरत है पुश की वो मिलेगा, जिससे कि ये इंडस्ट्री एज अ होल ग्रो करेगी और ना ही पर्यावरण साफ होगा बल्कि और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और बिजनेस ग्रोथ होगी। ओके, सो भाई गवर्नमेंट ने आपको कुछ ऐसा हेल्प किया है या आपको लगा कि यार यहाँ मेरी हेल्प हो सकती थी, पॉजिटिव और नेगेटिव व्हाटएवर, आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट आपके सपोर्ट में आई ये बात, मतलब जब उनको पता चला कि सिगरेट बट को रिसाइकिल किया जा रहा है? पॉलिसी वाइज हाँ, आज की डेट में जैसे हमने जब स्टार्ट किया तब सिगरेट बट्स की कोई पॉलिसी नहीं थी। आज की डेट में एक पॉलिसी है, जैसे हम किसी कंपनी में जाते हैं या किसी को अप्रोच करते हैं कि आप ये डब्बा लगा लो, तो बोलते हैं मेरे को क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी थोड़ी है, मैं क्यों लगाऊं। तो हम आज की डेट में वो दिखा सकते हैं कि नहीं ये देखिए पॉलिसी है, राइट। तो वो एक बेनिफिट हुआ है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट, मतलब रिबन तो कट जाता है, इनॉग्रेट हो जाती है, पर वो फंड आते आते 2 साल अगर लग रहे हैं, तो उतने 2 साल में तो वो बेचारा जो नया कंपनी है वो या तो ख़त्म हो जाएगी या तो वो उस फंड के बिना ही अपना बिजनेस बना लेगी। तो अगर थोड़ा फास्ट ट्रैक हो जाए चीज़ें, अगर आपने वादा करा है पे करने का या ग्रांट देने का, तो वो अगर 60 दिन का है तो 60 दिन का 61 ना हो, 60 दिन का मतलब 60 दिन। तो टाइम मेन है जो बैरियर है। तो भाई बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आप मुझे ये बताओ कि अब हमें नेक्स्ट किस गेस्ट को बुलाना चाहिए, अगर आप सजेस्ट कर सकते हो तो हमें बताओ, हम कोशिश करेंगे उनको अगले गेस्ट में बुलाने के। मेरे हिसाब से बुलाया जा सकता है, सौम्या को बुलाया जा सकता है जो अपसाइकल डेनिम से द्विज करके ब्रांड है, उन्हें बुला सकते हैं। और भी बहुत हैं कंपनीज, जैसे एक यही है दिल्ली में मीनाक्षी करके है, वो भी अपसाइकल, यूज मी वर्क्स, उनको बुला सकते हैं। और प्रेफरेंस मेरी यही रहेगी कि मेरे बाद जो नेक्स्ट पॉडकास्ट हो वो किसी फीमेल एंटरप्रेन्योर का हो। परफेक्ट। और ऐसा हो कि एक मेल फिर फीमेल, वो इक्वालिटी, जैसे एसडीजी गोल्स है ना, इक्वालिटी, तो हम वो जेंडर न्यूट्रल अगर रखें कि एक मेल फिर एक फीमेल, तो उससे चलो मेल्स अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर अगर एज अ फीमेल अगर कोई आके अपनी स्टोरी सुना रही है तो क्या पता उसकी स्टोरी सुन के और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आए, क्योंकि गवर्नमेंट फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत सपोर्ट कर रही है आज की डेट में, नई नई पॉलिसीज़ बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो उसको कैश इन कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि मेरे बाद वाली हो, जो भी गेस्ट हो वाला ना हो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हो। तो बहुत ही अच्छा लगा आज नमन भाई से बात करके, मैंने बहुत कुछ सीखा है, आई एम श्योर कि आपने भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जिससे आपको बहुत ही अच्छा इमोशनली अटैच हुए आप, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर बताइएगा, और बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे आगे के एपिसोड्स के लिए। थैंक यू। चलो भाई आपको थैंक यू। ये आप लगाना। थैंक यू। हाँ, ये कौन सा पौधा है? ये स्पाइडर प्लांट है आई थिंक। अच्छा,
स्पाइडर आता नहीं है जगह। स्पाइडर प्लांट ही आई थिंक। थैंक यू। थैंक यू सो मच। फोटोग्राफ ले लेंगे।